हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा और जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। वो है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टडी करेंगे और इसी फर्स्ट वीडियो के अंदर ही एक ही वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे और आपको पूरी डिटेलिंग देंगे। बढ़िया से नोट्स भी हैं इसके, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बहुत बढ़िया नोट्स भी हैं, तो आप इसको यूज़ करोगे अपने पास। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का लेमन लैंग्वेज में मतलब हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट का मतलब हम बोलते हैं प्रोग्रेस, तरक्की, ग्रोथ। जब भी हमारी किसी फील्ड में, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हमारी प्रमोशन हो जाए तो हम बोलेंगे कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है। हमारी जब सैलरी बढ़ जाए तो हम बोलेंगे हमारी डेवलपमेंट हो रही है। सो ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसको कंसीडर करके हम बोल सकते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ मेरी सैलरी तो नहीं बढ़ रही, बट वो मुझे क्या करें, वो मुझे फ्री में खाना देना स्टार्ट करें, वो मुझे मेरे घर से पिक एंड ड्रॉप, मेरे घर से ले जाएं, मेरे घर पे छोड़ जाएं। ठीक है, ये चीज़ें भी किस चीज़ में आती हैं? ये डेवलपमेंट में आती हैं। अच्छा, मैं जैसे सपोज़ करके मेरी किसी सोसाइटी में जहाँ पे मैं आना जाना करता हूँ, उस सोसाइटी में पहले मुझे जाने नहीं देते थे, फिर मुझे जाने देने लगे कि सर आप आ सकते हैं। ये भी एक काइंड का डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप डेवलपमेंट का इतना मतलब समझें। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस। किसी भी फील्ड में जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। कि भाई जो डेवलपमेंट है ना, हर लोगों के लिए अलग अलग होती है और हर लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं कि अगर ये गोल मेरा हो जाएगा अचीव तो मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक किसान है, एक फार्मर है। फार्मर की डेवलपमेंट का गोल क्या हो सकता है? फार्मर का डेवलपमेंट का गोल ये हो सकता है कि सपोज लास्ट टाइम मेरे जो फील्ड थे, जो मेरे खेत थे, उसमें से वीट का जो प्रोडक्शन था वो 1 टन हुआ था एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अब वो सोचेगा कि वो 2 टन हो जाए। अगर वो 2 टन हो जाता है तो वो 2 टन बेचेगा तो पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, उसका गोल अचीव हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई लेबरर है, कोई लेबर क्लास है, तो वो ये सोचेगा कि लास्ट ईयर मैंने 365 डेज़ के अंदर से मैंने 300 डेज़ तक काम किया। मैं चाहता हूँ कि अगर इस साल मेरा पूरा का पूरा 365 डेज़ काम हो जाए तो उसका गोल अचीव हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो गाइज, यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि डिफरेंट पीपल है ना, एंड डिफरेंट गोल्स फॉर द डेवलपमेंट, राइट? ओके, नेक्स्ट, वंस डेवलपमेंट मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर। सी, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक कंपनी में कोई एक सुपरवाइज़र है जो कि 100 लेबर क्लास को सुपरवाइज करता है, उनको गाइड करता है। ठीक है, बट आज की डेट में वो अच्छा काम नहीं कर रहा, बट कोई लेबर में से ही कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जो कंपनी का जो ओनर है वो देखता है कि सुपरवाइज़र अच्छा काम नहीं कर रहा, बट लेबर क्लास के एक अंदर ऐसा आदमी है जो सुपरवाइज़र को रिप्लेस कर सकता है। तो वो क्या करता है, वो क्या सोचता है, जो लेबर वाला आदमी है उसको प्रमोट करके सुपरवाइज़र बना देता है। तो अब देखो क्या हुआ, जो लेबर वाला आदमी था जो प्रमोट होकर के सुपरवाइज़र बन गया, उसकी तो डेवलपमेंट हो गई, उसकी तो प्रोग्रेस हो गई कि नहीं हो गई? बट जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले वाला सुपरवाइज़र था उसकी तो छुट्टी हो गई ना, तो उसकी तो डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इसलिए जब किसी एक की डेवलपमेंट होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी डेवलपमेंट हो सकता है दूसरों की डेवलपमेंट ना हो। अभी हमने पढ़ा डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स होते हैं। अब एक चीज़ और पढ़ ली कि अगर एक की डेवलपमेंट होती है तो उससे सबकी डेवलपमेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, अब डेवलपमेंट को हम किन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन तरीका है वो है इनकम का इंक्रीज़ होना,
पैसे का इंक्रीज होना। आज की डेट में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, अगर मेरी सैलरी बढ़ती है तो व्हाट विल आई से कि मेरी डेवलपमेंट हो गई। ओके, एक तो क्राइटेरिया ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, जो बाकी क्राइटेरिया हैं उनको बोलते हैं अदर गोल्स, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अदर गोल्स इन द डेवलपमेंट, सो अदर गोल्स इन द डेवलपमेंट आर द गोल्स विच आर बियॉन्ड, जो कि हटके हैं किससे, इनकम से। इनकम को छोड़ करके जितने भी क्राइटेरिया होंगे वो सारे के सारे अदर गोल्स में आएंगे। और जो एक और क्राइटेरिया है वो तो हमने पढ़ लिया कि वो कौन सा है, इनकम है। तो अब अदर गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब सिक्योरिटी। आज की डेट में मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, अगर वो गवर्नमेंट जॉब है और मुझे 60,000 जो सैलरी मिलती है, ठीक है, अगर मुझे 60,000 सैलरी मिलती है और मुझे कोई ऑफर आता है सपोज करके बायजूस से, ठीक है, तो बायजूस वाले मुझे बोलते हैं कि हम सर आपको 1 लाख रुपीज़ सैलरी देंगे, राइट। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँ। बट अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, हो सकता है उनको मेरा टीचिंग पसंद नहीं आए, उनको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आए, तो वो कहें कि नहीं सर आप कंटिन्यू हम नहीं करेंगे आपके साथ। तो वहाँ पे देखो सैलरी बेशक ज़्यादा थी बट मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। तो क्या मैं ऐसी जॉब चूज़ करूँगा, नहीं करूँगा, राइट। तो अदर गोल्स में क्या आएगा, जॉब सिक्योरिटी। नंबर 2 पे है फैसिलिटीज़। जो जब बंदा कभी कहीं काम कर रहा होता है, ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट में इनकम के अलावा जो हम गोल्स पढ़ रहे हैं, अदर गोल्स पढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सपोज करके किसी कंपनी में 60,000 सैलरी है एक बंदे की और उस कंपनी में कोई और फैसिलिटी उसको नहीं मिलती है, बट दूसरी कंपनी में उसकी सैलरी जो है 55,000 है, बट उसको वहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है, उसको वहाँ पे जल्दी प्रमोशन मिलता है, वहाँ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ हैं। तो ये इतनी सारी फैसिलिटीज़, अदर गोल्स जो कि 60,000 वाली जॉब थी उससे बेटर हैं। तो वो जो जॉब सीकर है, जो जॉब कर रहा है बंदा, वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, वो दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो अदर गोल में क्या हो सकता है, इक्वल ट्रीटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अगर दो बंदे एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, उनको बराबर के राइट्स मिलें, उनको बराबर की सैलरी मिले। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे 2 लेबरर काम कर रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, मेल को तो आप पूरे एक दिन की जो उसकी इनकम है, जो उसकी दिहाड़ी है, वो आप 500 रुपये दे रहे हो। फीमेल को जो कि उतना ही टाइम काम कर रही है, उसके इक्वलेंट काम कर रही है, आप उसको 400 दे रहे हो, है ना। तो ये तो गलत हो गया, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बट दूसरे किसी और प्लेस पे कोई बंदा जब उन्हीं लेबरर्स को लगा रहा है, वो दोनों को 500 रुपये दे रहा है, तो लेबर क्या सोचेगी कि जहाँ पे मुझे 400 मिल रहे हैं फीमेल, वो वहाँ पे काम नहीं करेगी। सो अदर गोल्स में क्या आता है, अदर गोल्स में एक और चीज़ आती है, इक्वल ट्रीटमेंट। सो ये देखो, ये अदर गोल्स हैं, इनकम के अलावा अदर गोल्स हैं जिसको लेकर के कंसीडर कर करके हम डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ओके, इसलिए हम डेवलपमेंट को क्या कह सकते हैं, हम डेवलपमेंट को बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज द मिक्सचर ऑफ गोल्स, नॉट इवन मतलब बेसिकली नॉट इवन अ सैलरी या इनकम, बट बियॉन्ड सैलरी देयर आर सम अदर गोल्स, एंड कंबाइनिंग इनकम विद अदर गोल्स द डेवलपमेंट कम्स। अच्छा ठीक है, फिर डेवलपमेंट की बहुत बात कर रहे हैं, अब कंट्रीज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, ठीक है। हम इंडिया में रह रहे हैं, कोई यूएस में रह रहे हैं, कोई यूरोप में रह रहे हैं, कोई रशिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो 2 तरह की कंट्रीज़ को हम सुनते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, एक होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, एक होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। सो आपको पता है इंडिया कौन सी कंट्री है, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो 2 तरह की कंट्रीज हैं, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो डेवलप्ड या डेवलपिंग का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, पहले वाला क्राइटेरिया क्या है, इनकम। तो जो अगर, अच्छा आप बताओ हम
कि आप एक कंट्री की इनकम निकाल कैसे सकते हो। मैंने कहा कि अगर किसी बंदे की इनकम ज़्यादा है तो हम बोल देंगे उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। तो वैसे ही किसी कंट्री की अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है यानी इनकम ज़्यादा हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये तो डेवलप्ड है ना। तो इससे पहले कि हम बोले कि ये कंट्री डेवलप्ड है, हमें ये पता चलना चाहिए कि कंट्री की इनकम निकालेंगे कैसे। तो जिस मेथड से कंट्री की इनकम निकालेंगे उसको हम पढ़ लेते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एवरेज इनकम। तो किसी कंट्री की इनकम निकालनी है तो उसको बोलेंगे हम एवरेज इनकम, या फिर उसको एक नाम और से जानते हैं, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, राइट। तो अब देखते हैं कि एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं। सपोज किसी कंट्री में, इंडिया की बात करते हैं, मान लेते हैं इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं, ठीक है। इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं, वैसे ज़्यादा हैं, सपोज के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अगर 100 करोड़ लोग इंडिया में काम करते हैं और इंडिया में जो टोटल सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा है इस टाइम पे, वो हो रहा है सपोज 1000 करोड़, ठीक है। 1000 करोड़ और 100 करोड़ लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जितनी टोटल इनकम है 1000 करोड़ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100 करोड़, इसको डिवाइड कर दूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरा एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम या एक बंदे की इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो जब मेरे पास एक बंदे की, मतलब हम इससे मेरी क्या कैलकुलेशन आ रही है, इससे मेरी कैलकुलेशन ये आ रही है कि किसी कंट्री का एक बंदा कितने पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो वो जितने पैसे वो कमा रहा है उसे कोई बोलते हैं एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। इस पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूरे वर्ल्ड का फॉर्मेट है एक, ठीक है, वो डिफाइन करते हैं कि यस दिस कंट्री इज डेवलप्ड, दिस इज अंडर डेवलप्ड, दिस इज डेवलपिंग या वट एवर जो भी। तो ये क्राइटेरिया देता कौन है, ये दे रहा होता है वर्ल्ड बैंक। तो आइए देखते हैं, स्टडी करते हैं आगे। तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट देता है, ठीक है। वो क्या रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या है वो हम देखते हैं मेरे को। तो इस रिपोर्ट में क्या है, वो कहता है एवरेज इनकम निकाल करके बताएगा, ठीक है। देखो एवरेज इनकम कैसे निकाली, उसने एवरेज इनकम निकाली इस वाले मेथड से। एवरेज इनकम अगर आई कितनी, $12,236 या फिर उससे ज़्यादा, इसको सॉल्व करके अगर आंसर $12,236 से ज़्यादा आया या $12,236 आया तो उस कंट्री को बोलेंगे रिच कंट्री। कौन बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक। किस रिपोर्ट में बोल रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखना है, वर्ल्ड डेवलप, क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक किसको रिच कंट्री बोलता है, रिच कंट्री उसे बोलता है अगर किसी कंट्री की इनकम $12,236 से ऊपर है। बट अगर इससे नीचे है तो, इससे नीचे है तो उसको बोलेगा लो इनकम कंट्री। और नीचे भी कहाँ तक, अगर $1005 से ऊपर है और $12,236 के बीच में है तो उस तरह की अगर इनकम आएगी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद तो उसे बोला जाएगा लो इनकम कंट्री। अब फ्रेंड्स इंडिया आता है इसी के अंदर। कहाँ पे आता है, इंडिया इन लो इनकम कंट्री, बिकॉज इसकी जो इनकम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करी गई है वो है $1840 और ये कैलकुलेट करी गई थी 2016 में। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में यही दिया हुआ है तो आपको यही पढ़ना है, ठीक है। आज के जो टेबल हैं वो चेंज हो चुके होंगे बट आपको यही याद करना है क्योंकि आपकी उसमें बुक में ये लिखा है। सो जो ये रिच कंट्रीज हैं $12,236 से ऊपर की पर कैपिटा इनकम जिसकी है, इंडिविजुअल एक एक बंदे की वहाँ पे इससे ज़्यादा अगर इनकम है तो जिस कंट्री में भी ये है उस कंट्री को बोलेंगे डेवलप्ड कंट्री। और जिसमें ये नहीं है, इसके बीच में है, उसे बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी आपके इस बुक में जो फर्स्ट चैप्टर दिया है एनसीईआरटी में उसमें एक एग्जाम्पल दिया है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। उसमें कंपैरिजन किया गया है इंडिया की दो स्टेट्स का। एक स्टेट है हरियाणा, एक स्टेट है केरला। इन दोनों स्टेट्स को मतलब कंपेयर किया। देखो कंपेयर किस बेसिस पे किया है, कंपैरिजन का बेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही सुंदर है। कैसे, क्या कंपेयर किया है, उन्होंने कंपेयर करके दिखाया कि जब हरियाणा और केरला की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, केरला की थोड़ी सी कम है हरियाणा से। तो अगर किसी की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं? समझ रहे हो, इस पॉइंट को समझना आपने कि
एग्जाम्पल दिया है हरियाणा का और केरला का। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम उसमें ज़्यादा दिखा रखी है, ठीक है, और केरला की थोड़ी सी कम है। तो अगर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो हरियाणा को हर चीज़ में आगे रहना चाहिए केरला से, क्योंकि उसकी तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। क्योंकि हम तो कंसीडर कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का जो बहुत फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है वो तो इनकम है। बट हमने ये पढ़ा जरूर है कि इनकम के साथ साथ अदर गोल्स आते हैं। तो अभी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो हमने जब ये एग्जाम्पल देखा तो उसमें क्या पाया, उसमें पाया कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी हरियाणा कुछ चीज़ों में केरला से पीछे था। किस किस चीज़ में पीछे था भाई? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, मतलब 1 साल से पहले जो बच्चा रहता है जब तक उसका 1 ईयर कंप्लीट नहीं होता उसे इन्फेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो जो इन्फेंट है, इन्फेंट 1 साल अपना पूरा भी नहीं कर पा रहा, उससे पहले ही मर जा रहा है बच्चा, मतलब उसका बर्थडे नहीं मना पा रहे उसके पेरेंट, उससे पहले ही वो मर जा रहा है। अगर वो ऐसा हो रहा है तो उसको बोल रहे होते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, के बच्चों के मरने की जो वो रेट क्या है, ओके। वो हरियाणा में क्या है, वो ज़्यादा है। हरियाणा में 36 है 1000 बच्चों के पीछे, और केरला में वो 12 है। फिर दूसरा फैक्टर देखा गया, दूसरा फैक्टर देखा गया क्या, अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टेबल देखो। देखो हरियाणा की जो एवरेज इनकम थी वो थी 1,62,034, केरला की थी इतनी, ये 2016 की बात है, ठीक है। देखो हरियाणा की 1,62,000 है, केरला की 1,55,000 है, केरला की कम है। बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का देखो 12 है, हरियाणा का 36 है। यानी 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो 1 साल के अंदर हरियाणा में मरेंगे 36 और केरला में ओनली 12। लिटरेसी रेट देख लो, पढ़ाई लिखाई वाला रेट देख लो, हरियाणा में है 82% में है ये, और केरला में 94। सो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम ये बोलेंगे कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो तब भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कंट्री फुल्ली डेवलप्ड है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट के लिए इनकम अकेला क्राइटेरिया नहीं हो सकता, इसके लिए और क्राइटेरिया भी हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्राइटेरिया मैं बता रहा था ना कितने सारे क्राइटेरिया हैं। तो ये तो थे इंडिविजुअल के बेसिस पे, पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम कंट्री की बात कर रहे हैं। तो कंट्री की या स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट ओनली क्राइटेरिया, इसके अलावा और क्राइटेरिया भी होते हैं। ये हमने स्टडी कर लिया। कैसे प्रूव किया? हमने ऐसे प्रूव किया कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा, लिटरेसी रेट कम। तो अब इसको बताया गया। अब क्या करना है, तो अब अगर हरियाणा चाहता है कि उसकी पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा है, ये भी कम हो जाए, ये बढ़ जाए, मतलब बच्चे कम मरे, एजुकेशन रेट बढ़ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी पब्लिक फैसिलिटी, जो सरकारी जो उसकी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ देती है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए। उसको क्या इंक्रीज़ करना चाहिए, उसको हॉस्पिटल इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि बच्चे ना मरे, राइट। उसको क्या करना चाहिए, स्कूल बढ़ा देने चाहिए, एजुकेशन पॉलिसीज में सुधार करना चाहिए ताकि ये भी बढ़ जाए, राइट। सो व्हाट आर द, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? द पब्लिक फैसिलिटीज आर द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द लोकल या स्टेट पीपल। जो स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए कोई सरकार पैसे देती है, कुछ फैसिलिटीज़ देती है, दैट आर द पब्लिक फैसिलिटीज़। सो अब उन पब्लिक फैसिलिटीज़ में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं जो डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस कराती हैं। वो क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन। तो अगर इसमें देखो आप, यहाँ पे आपका एजुकेशन आ रहा है, यहाँ पे हेल्थ आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेल्थ एंड एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बात और लिखी है राइटर ने, वो राइटर ने बात क्या लिखी है, जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। मनी इन द पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज नीड टू लिव वेल। अगर आपकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं तो आप पूरी की पूरी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए सफिशिएंट है वो उस मनी से। सो अब देखो लास्ट में एक बात और लिखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी इज इनएडिक्वेट लेवल फॉर द मेजर ऑफ डेवलपमेंट। मतलब मनी जो है, पैसा जो है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, इनसफिशिएंट।
मनी अकेला यानी कि इनकम अकेला इनसफिशिएंट मेजर है। मतलब अगर हम डेवलपमेंट के मायने देखें, डेवलपमेंट को देखें कि कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो अगर हम सिर्फ मनी को लेते रहें तो अकेली मनी इज़ इनएडिक्वेट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मनी के साथ साथ और भी चीज़ें आएंगी। और क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैंने देखा हेल्थ देखा, हमने देखा एजुकेशन, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और आएंगी और इसके बारे में अब मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ। सो गाइज, अभी तक आपने जितना देख लिया है उससे आगे मैं बता देता हूँ। तो अभी हमने पढ़ ही लिया था कि मनी जो है इनएडिक्वेट है, मनी इज़ इनएडिक्वेट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। मतलब मनी अकेली नहीं बता सकती कि कितनी डेवलपमेंट चल रही है या कितनी हो सकती है। ये हमने एग्जांपल देख लिया था हरियाणा का, और किसका एग्जांपल देखा था स्टूडेंट्स? हरियाणा के साथ साथ हमने एग्जांपल देखा था केरला का। तो अब फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि तो अगर मनी अकेली इनएडिक्वेट है तो कुछ और अदर गोल्स हैं। वो अदर गोल्स क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल के केसेस में तो हमने देख लिया था कि फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कराई जा रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट कंट्रीज़ के केसेस में या स्टेट के केसेस में जब हम कंपेयर करते हैं तो वो अदर मेजर्स क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन जो है, मतलब इनकम के साथ साथ ये दो क्राइटेरिया और हो सकते हैं कि अगर किसी स्टेट की इनकम पर कैपिटा इनकम तो बहुत अच्छी है ही, बट उसकी हेल्थ भी बहुत बढ़िया, उसके हर एक जो वहाँ पे जो बंदे रहते हैं उसमें हेल्थ में भी बहुत अच्छा काम कर रखा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत जल्दी इलाज हो जाता है, बहुत फ्री है, सस्ता है, और वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत अच्छी है, हर लोग पढ़े लिखे हैं, तो उस कंट्री को तो टॉप मोस्ट लेवल पे ले वो होगी, मतलब हर चीज़ उसमें परफेक्ट है। तो अब कैसे कंपेयर करें कंट्रीज़ को? जब हम अकेला इनकम के बेसिस पे तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करते हैं? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एक इंडेक्स बनाता है। इंडेक्स क्या बनाता है? उसमें कंट्रीज़ की लिस्ट रहती है, ठीक है, उसमें कंट्रीज़ के मार्क्स होते हैं, ठीक है। उस इंडेक्स का नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उस इंडेक्स में जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, सब कंट्रीज़ की वो कंपैरिजन करता है। किस किस बेसिस पे? 3 क्राइटेरियाज पे। नंबर 1 पर कैपिटा इनकम, जो कि इंपॉर्टेंट है ही, नंबर 2 हेल्थ, एंड नंबर 3 एजुकेशन। इन तीनों क्राइटेरियाज को लेकर के वो रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उसमें जो कंट्रीज़ के इंडेक्स आते हैं उसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो उस इंडेक्स को वो, अभी देखो कितना इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गया, उसमें पर कैपिटा इनकम भी आ रही है, उसमें एजुकेशन के बारे में बता रहा है कंट्री में कितना बढ़िया चल रहा है, उसमें हेल्थ के बारे में पता चल रहा है। सो जो ये HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि कौन देता है? UNDP। ये कंपेयर कर रहा होता है कंट्रीज़ को, राइट। अच्छा, तो जो ये HDI दे रहा होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंदर एक कभी कभी मतलब धीरे धीरे करके कुछ फैक्टर्स ऐड करते जा रहे हैं। तो उसमें एक फैक्टर ऐड हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी? किसी कंट्री के अंदर एक बंदे की एवरेज इनकम कितनी हम बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा एरिया है जैसे दिल्ली है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो भाई चांसेस हैं कि उसको अस्थमा हो जाएगा, उसको खांसी हो जाएगी, ये वो ना, तो चांसेस ज़्यादा है ना। तो वहाँ पे अस्थमा ये वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही अगर कोई कंट्री है, कोई बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है, वहाँ की मतलब एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, पीने का पानी बहुत अच्छा है, खाने में कोई मिलावट नहीं है, तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक बंदा जो अपनी लाइफ जिएगा वो ज़्यादा जी जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे तो मरने के चांसेस कम रहेंगे उसके बीमारी की वजह से, है ना। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ ए पर्सन। हाँ, यहाँ लाइफ स्पैन लिख लेंगे हम कि एक आदमी का कितना लाइफ स्पैन होने वाला है, उसे बोलते हैं एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ ए पर्सन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज करके जैसे मैंने कोई घर बनाया, ठीक है, अगर मैंने कोई घर बनाया है, उस घर की जगह पे पहले प्लांट्स लगे, पेड़ थे बहुत बड़े बड़े, तो घर बनाने के लिए डेफिनेटली मुझे पेड़ काटने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, 10 पेड़ लगे थे, 10 के 10 पेड़ मैंने काट दिए और मैंने वहाँ पे बढ़िया से घर बना लिया। अब मैंने घर तो बना लिया, बट मैंने नुकसान भी किया। क्या नुकसान किया? मैंने एनवायरनमेंट को नुकसान किया, क्योंकि एनवायरनमेंट के जो 10 पेड़ थे वो ख़त्म कर दिए मैंने, ठीक है।
तो अगर मैं कुछ ऐसा करता कि घर भी बन जाए और पेड़ भी ना कटें, मतलब चलो पेड़ कट जाएं नो इश्यूज़, बट अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि घर भी बन जाए और जो पेड़ थे जो कटे हैं वो भी मैं लगा दूं, यानी कि घर के मैं सपोज में जो जितना भी मेरा घर है उसकी मैं बाउंड्री में पेड़ लगा देता हूं, ठीक है, उतने के उतने 10 के 10, तो क्या देखो कितना बढ़िया हो जाएगा सिस्टम। एनवायरनमेंट भी उतने के उतना ही रहा, एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं हुआ और मेरा डेवलपमेंट भी हो गया। तो ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस डेवलपमेंट में किसी का नुकसान नहीं होता उस डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक ये फॉर्मूला याद रख लो, ये बुक में नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। फॉर्मूला क्या है? रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड इज इक्वल टू रिसोर्सेज रिप्लेनिश्ड या रिन्यूड। अगर जितने रिसोर्स हैं मेरे पास, अगर उतने एग्जॉस्ट कर लिए, मैंने यूज कर लिए, 10 पेड़ 10 के पेड़ 10 के 10 पेड़ मैंने काट दिए, और अगर मैंने उतने ही पेड़ लगा भी दिए, तब जो डेवलपमेंट होगी वो होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सपोज मैंने एक जो है कोई भी चीज़, कोई एनी हाउ 1 किलोग्राम मैंने ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया, ठीक है, मैंने 1 किलोग्राम ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया, बट मैंने इतने पेड़ भी लगा दिए कि वो 1 किलोग्राम ऑक्सीजन छोड़ भी देंगे, तो दैट इज़ नो लॉस। सो उस केस में एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं हुआ। सो इस तरह की डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एग्जांपल के लिए ग्राउंड वाटर लिया है भाई, ग्राउंड वाटर का रिप्लेनिशमेंट मतलब क्या होता है? ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता कैसे है? बारिश आती है, ज़मीन हमारी जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर कुछ हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे मेथड होंगे, ठीक है, मतलब उस मेथड में नहीं मैं जाऊँगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड वाटर का सपोज करके एक टब एक बाल्टी भर के बारिश हुई, ठीक है, एक बाल्टी भर के बारिश हुई, और उस एक बाल्टी भर के बारिश में से एक डब्बा मतलब एक बॉक्स उतना जो है पानी जो है अंदर नीचे चला गया ग्राउंड लेवल पे। तो जब नीचे चला गया उतना पानी, और जब हम यूज़ करने वाले हैं, तो अगर हमने जो पानी यूज़ किया वो एक डब्बा पानी ही यूज़ किया, तब तो बहुत बढ़िया है ना। ग्राउंड वाटर में जितना पानी गया था आपने उतना यूज़ कर लिया, तो लेवल कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सस्टेनेबल। बट पानी तो एब्जॉर्ब करा अर्थ ने एक डब्बा, ठीक है, बाल्टी बारिश हुई थी एक बाल्टी, उसमें से एक डब्बा पानी एब्जॉर्ब करके नीचे गया, आपने क्या किया, नीचे से निकाल लिया एक बाल्टी, तो भाई जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तो नीचे जाएगा ना, वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना। इस तरह को तो सस्टेनेबल नहीं बोल सकते। तो फिर थोड़े टाइम बाद क्या होएगा, वो और नीचे जाता रहेगा, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो नीचे 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 चला जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर फिनिश। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जिसमें जितना रिसोर्स आपने यूज़ कर लिया उतना ही रिसोर्स आ भी जाए, उतना रिसोर्स नया जनरेट हो जाना चाहिए। सो यही है भाई मेरी तरफ से। तो ये चैप्टर पूरा हो गया, फिनिश हो गया। आप इसके नोट्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। अच्छा, तो भाई मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, डेफिनेटली कमेंट्स करे जाएं कि कैसा लग रहा है, क्या कुछ नया पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। बट मैं तो सोशल साइंस, फिर साइंस, फिर मैथ्स कंप्लीटली कराने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर है ना अप्रिसिएशन। थैंक यू।